दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करेंगे संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल पे। और प्रियम्बल जो है हमारे संविधान में कब एक्सेप्ट किया गया और कब इसका प्रस्ताव लाया गया, क्या क्या इसके जो दर्शन हैं, इसके जो मूल सिद्धांत क्या हैं, उन्हीं पे आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले हम लोग उद्देशिका को एक बार पढ़ते हैं। देखिए, जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ, यानी जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा जब चुन करके आई, तो संविधान सभा का प्रावधान किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और कैबिनेट मिशन योजना आई कब थी? यानी 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा में कुल यानी 389 मेंबर जो है चुन करके आए। और ये 389 मेंबर जो है चुने किस में गए थे? तो इनके लिए जो निर्धारित किया गया था वोटों की संख्या वो 10 लाख थी। ठीक, यानी 10 लाख मेंबर पर जो है एक सदस्य चुन करके आएगा। और इस प्रकार से टोटल जो है 389 लोग जो है चुन करके आए। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। किस तारीख को? यानी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, इसी दिन जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये अस्थायी अध्यक्ष का काम क्या था? तो अस्थायी अध्यक्ष का काम था कि जो भी संविधान सभा के लोग जो चुन करके आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, उनको जो है शपथ दिलाया जाए। जैसे आज भी क्या किया जाता है कि जब हमारे संसद सदस्य चुन करके आते हैं तो एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। और प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो नए सदस्य चुन करके आते हैं उन नए सदस्यों को शपथ दिलाना। और जब शपथ ले लेते हैं सदस्य तो बहुमत का जो अध्यक्ष चुन करके आता है वह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। अब यही काम हुआ, यानी 9 दिसंबर को, कब? यानी 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाए गए अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अब डेट आता है जिसपे हम लोगों को आज बात करनी है वो, और ये डेट है 13 दिसंबर, यानी 13 दिसंबर 1946। और इसी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, जो हमारे संविधान का उद्देशिका है, प्रियम्बल है, या जिसे हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी आप लोग एक दूर कर लीजिएगा। संविधान की यदि आत्मा आपसे पूछा जाए तो किसे कहते हैं? प्रियम्बल को, उद्देशिका को। लेकिन यदि कहा जाए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो यह है अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है संविधान की आत्मा। किसके द्वारा? केवल भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन आम लोगों के द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है संविधान की उद्देशिका को। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। और जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? इस चीज को मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं
जिसे हर लोग को, हर नागरिक को, अपने देश के एक एक नागरिक को समझना चाहिए, क्योंकि यह हमारे संविधान का क्या है, दर्शन है। तो देखिए कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को आत्मार्पित एवं अधिनियमित करते हैं। यह बात कही गई कहां पे, हमारी प्रियम्बल में यानी उद्देशिका में। ठीक, अब इस चीज को रखते हैं कौन, यानी जवाहरलाल नेहरू। किस तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। किसके सामने, संविधान सभा के सामने। लेकिन संविधान सभा द्वारा इसे एक्सेप्ट कब किया गया, तो ये एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947, यानी 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो ये दोनों चीजें याद रखना है कि संविधान सभा के सामने रखी कब गई थी और संविधान सभा ने उस पर अपनी फाइनल मुहर कब लगाई। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, ये दोनों डेट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए जो इसमें प्रावधान किया गया है उन सब चीजों को एक एक करके हम लोग यहां देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि हम यानी भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों का आत्मा जो है इसमें अंतर्निहित है। और वो कैसे अंतर्निहित है, क्योंकि जो संविधान सभा का हम गठन किए हैं वो भारत के लोगों ने किया है, यानी भारत के हर व्यक्ति जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है। हर व्यक्ति की सहमति से ये चुन करके आए हैं 389 लोग, और यही लोग जो है इस चीज को रख रहे हैं, तो वो हमारे द्वारा भेजे गए हैं, यानी हमने ही उनको अपॉइंट किया है, तो वो हमारी बात रख रहे हैं। इसलिए संविधान जो बन रहा है वो हमारे द्वारा बन रहा है, लोगों के द्वारा बन रहा है, इसलिए हम शब्द यूज हो रहा है। कौन हम लोग, यानी भारत के लोग, यानी जो हम हैं वो कौन है, भारत के लोग हैं। दूसरी बात कर रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से बात क्या है या अर्थ क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि आज से हम लोग जो ये संविधान एक्सेप्ट करने जा रहे हैं वो संपूर्ण प्रभुत्व हो करके, यानी हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं है, या हमारे ऊपर अब किसी का अधिकार नहीं है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर के ये सारी बातें कह रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, क्या चीज, समाजवादी। ये शब्द आ रहा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब यह है कि देखिए, ये कह रहा है कि जो हम समाज बनाने जा रहे हैं, जो हम सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, वो सोसाइटी जो है कैसी, किस पे आधारित होगी, यानी समाजवाद पे आधारित होगी। यानी हम हर व्यक्ति के साथ जो है समानता की बात करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, संसाधनों का वितरण ऐसे करेंगे कि हम भी भूखा न रहें, साधु न भूखा जाए वाले कंसेप्ट पे, यानी हमारे जो देश के हर नागरिक के साथ पास जो है संसाधनों की पहुंच क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष। अब कह रहा है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य क्या कह रहा है, राज्य यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा, यानी हम हर धर्म का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारा कोई रिलीजन नहीं है,
यहां तक कि राज्य कह रहा है कि हम पंथ निरपेक्ष होंगे, यानी धर्म की तो बात छोड़ दीजिए, वो क्या कह रहा है कि हम पंथ निरपेक्ष होंगे। अब पंथ से अभिप्राय क्या है? अब जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं। जैसे आप देखेंगे कि धर्म है हमारा सनातन, यानी सनातन धर्म में तमाम तरह की ब्रांचेज हैं, जैसे शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, शाक्त धर्म हो गया। उसी तरह से बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी तमाम ब्रांच है, जैसे हीनयान हो गया, महायान हो गया, सहजयान हो गया, कालचक्रयान हो गया, ब्रजयान हो गया। उसी तरह से जैन है, जैनियों में जो है आपका श्वेतांबर हो गए, दिगंबर हो गए। उसी तरह से इस्लाम में भी, इस्लाम में सूफी हैं। इसी तरह से आप सिखों में जाइए, ईसाइयों में जाइए, तो ये तमाम धर्मों में अनेक ब्रांचेज हैं। तो राज्य क्या कह रहा है कि इन धर्मों के प्रति तो हम सापेक्ष रहेंगे ही रहेंगे, यानी इन धर्मों के जो पंथ हैं, इसीलिए संविधान में किस शब्द का यूज किया गया है? पंथ। यानी हम उन पंथ के प्रति भी निरपेक्ष रहेंगे, यानी किसी भी पंथ को हम जो है न तो बढ़ावा देंगे और न ही उसके उन्मूलन में हम योगदान देंगे। पंथ, हर पंथ जो है अपना बढ़ाने के लिए, अपने पंथ को बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्र रूप से देश में अपना वर्क कर सकते हैं, राज्य इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा कह रहा है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कह रहा है कि हम एक ऐसा रिपब्लिक डेमोक्रेसी बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें जो गण राज्य का हेड होगा वो जनता के द्वारा चुना गया होगा। यानी हमारे इस लोकतंत्र का चलाने वाला जो हेड होगा वो इसी जनता के बीच में से आएगा, जनता के द्वारा चुन करके आएगा। यानी वह किसी उत्तराधिकार के नियम को फॉलो नहीं करेगा। हमारे देश में हम एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इस गणतंत्र का हेड हो सकता है। कह रहा है कि समस्त नागरिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अर्थात इस डेमोक्रेसी के, इस लोकतंत्र के हर एक नागरिक को क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आप दिमाग में बैठा लीजिए, चौथा कोई न्याय की बात नहीं है। तो ये जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि उद्देशिका में कितने टाइप्स के न्याय की बात है, तो 3 टाइप की न्याय। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। अब देखिए सामाजिक न्याय कैसे दे रहा है राज्य, इस चीज को आप समझ लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि समाज का निर्माण 2 व्यक्तियों से मिलकर के हो रहा है, यानी स्त्री और पुरुष। और हमें यह भी पता है कि फिजिकली रूप से दोनों सामान्य नहीं है, यानी कुछ अंग जो हैं या कुछ मामले में पुरुष स्त्री में विभेद है। लेकिन राज्य का कर्तव्य यह है कि वह विभेद जो है नेचुरल है, आर्टिफिशियल हमें नहीं करना है। अर्थात सपोज दैट कि राज्य कह रहा है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, और सामाजिक न्याय का मतलब यदि सपोज दैट कि मान लीजिए कि जैसे स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता राज्य दे रहा है 26 सप्ताह के लिए, तो जब वो प्रसूति सहायता देगा तो पुरुष यह नहीं कह सकता कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं स्त्री और पुरुष में, स्त्रियों को 26 सप्ताह की छूट क्यों दे रहे हैं। तो राज्य कह रहा है कि हमारे ये अंग हैं, यानी स्त्री और पुरुष, और स्त्रियों को इसकी जरूरत है, इसलिए हम उनको ये रिलीफ देंगे, यानी हम सामाजिक न्याय के अवधारणा को लागू करेंगे। दूसरी चीज, राज्य ये कह रहा है कि राज्य के हर अंग, यानी हर लोग समान नहीं हो सकते। अब जैसे राज्य में विकलांग भी हैं, राज्य में अमीर व्यक्ति भी है, गरीब व्यक्ति भी है, तो राज्य कह रहा है कि जो व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठ गया है हम उसे रोकेंगे, और जो हमारा रूट लेवल पर पड़ा हुआ व्यक्ति है हमें उसे उठाने का प्रयास करेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में, यदि राज्य में कोई विकलांग व्यक्ति है, वह विकलांग जो है नेचर की देन है, लेकिन वह हमारे सोसाइटी का अंग है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि उसे भी सामाजिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए उसे रिलीफ देगा, उसे जो भी सहायता होगी उसे प्रोवाइड करने का काम करेगा। यह हमारे उद्देशिका में कहा गया।
दूसरा शब्द कह रहा है कि हम आर्थिक न्याय देंगे। अब आर्थिक न्याय कैसे देंगे? राज्य कह रहा है कि यदि हमारे राज्य के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है तेजी से ग्रो कर रहा है और किसी व्यक्ति को खाने के लिए नहीं है, तो वही कह रहा है कि हम, यदि आप कारपोरेट घराने से हैं तो आप पे 28% हम क्या लगा देंगे? कारपोरेट टैक्स लगाएंगे। और जो उस टैक्स का पैसा मिलेगा तो जिनके पास अन्न नहीं है या जो भोजन के लिए जिनके पास संसाधन नहीं है, हम उन पर ले जाकर के खर्च करेंगे। हम आपसे पैसा लेकर के हम अपने किसानों को 2000 रुपया यदि पर मंथ या पर ईयर जो भी हमें देने की जरूरत पड़ेगी हम उनको देंगे, क्योंकि हमको क्या सुनिश्चित करना है? आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस बात को हमने अपने प्रियम्बल में अपने लोगों के सामने कहा है। तीसरी बात कह रहा है कि हम राजनैतिक न्याय देंगे। अब राजनैतिक न्याय कैसे देंगे? तो ये देख रहे हैं कि जैसे संसद हो, विधानसभा हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उसमें हम महिलाओं के लिए, हम दलितों के लिए, हम एसटी के लिए, हम पिछड़ों के लिए क्या करेंगे? आरक्षण की व्यवस्था दे करके उनमें उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे राजनैतिक न्याय की अवधारणा पूरी हो सके। और इस प्रकार से राज्य इन तीनों न्याय को सुनिश्चित करने का काम करता है। आगे कह रहा है कि हम अपने नागरिकों को विचार, यानी उनके अंदर यदि कोई विचार उठ रहा है तो उसे एक्सप्रेस करने का हम स्पेस देंगे, यानी उसको हम रोकेंगे नहीं। क्या कह रहा है कि विचार, आप नागरिक हैं हमारे देश के, आपके अंदर जो विचार है तो उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि इसके लिए आपको आगे चल करके मिलेगा कि राज्य आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन राज्य इसका मतलब एब्सोल्यूट स्वतंत्रता नहीं दे रहा है कि आप किसी को गाली बकने लगिए। ठीक, यानी आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। ये स्पेस जो है राज्य आपको प्रोवाइड करा रहा है। कह रहा है कि विश्वास, आपको अपने राज्य में विश्वास या अपने संस्थाओं में विश्वास होना चाहिए, और यह विश्वास करने के लिए राज्य हर संभव प्रयास करेगा कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उस पे आपका विश्वास बना रहे। यदि आपका कहीं से कोई विश्वास डिगता है तो राज्य उसको हमेशा चेक एंड बैलेंस करने का प्रयास करेगा कि किसी भी संस्था पर से हमारे राज्य के लोगों का विश्वास उठने न पाए। कह रहा है कि धर्म और उपासना, आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं बेबाक रूप से, निर्विवाद रूप से आप उसका पालन कर सकते हैं। आप किसी भी उपासना पद्धति को फॉलो करते हैं तो उसे आप आसानी से राज्य में कर सकते हैं। कि स्वतंत्रता, यानी इसकी स्वतंत्रता है, राज्य जो है आपको क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो कोई आकर के उसमें यदि बाधा उत्पन्न कर रहा है तो राज्य जो है आपको प्रोटेक्शन देगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आपको आकर के बाधा करेगा तो राज्य उसमें आपको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि राज्य कहा है कि हम आपके उपासना पद्धति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। कह रहा है कि प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति की एक अपनी प्रतिष्ठा होती है, और इसकी प्रतिष्ठा पर यदि कोई चोट आएगा तो राज्य जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगा। यानी आप किसी के प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के पास अपनी प्रतिष्ठा है, और राज्य जो है कह रहा है कि यदि आपके प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो आपकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। अवसर की समता, राज्य कह रहा है कि हमारे देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनमें अवसर की समता, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे देश के हर नागरिकों को समान अवसर मिल सके, और इसके लिए जो भी प्रयास करना होगा राज्य उसके लिए करेगा। यानी अवसर प्रोवाइड करने के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, इसके लिए राज्य हर संभव प्रयास करेगा। अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
अब देखिए, यदि आपको अवसर मिल रहा है, यानी कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं या कहीं कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपके गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसकी भी बात राज्य जो है कह रहा है कि राष्ट्र की एकता और साथ में राष्ट्र जो है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, यानी राष्ट्र की एकता हमारी बरकरार रहे, इस एकता के खिलाफ कोई षड्यंत्र न कर सके, इसके लिए हर संभव हम लोगों को क्या करना है, तैयार रहना है। और ये सब जो है हम लोग राज्य के सामने कह रहे हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी हमारी अखंडता जो है बनी रहे, ये किसी को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इस बात की चेतावनी एक तरह से कहिए कि राज्य दे रहा है, और राज्य कह रहा है कि ये सब कौन कह रहा है, यानी हम कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग संविधान को बना रहे हैं। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारी अक्षुण्ण रहे, कोई इसमें सेध न लगा सके, इसलिए समाज में आपसी भाईचारा बनी रहे, इसके लिए हर संभव हमें क्या करना है, प्रयास करना है। इस चीज का हम लोग क्या ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि इन सभी चीजों को आप संकल्प ले रहे हैं, कहां, अपने संविधान की उद्देशिका में, और ये हम सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। तो कह रहा है कि इसी को लेकर के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो करके, यानी पूरे होशो हवास में दृढ़ संकल्पित हो करके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, किस तारीख को, आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक, तो 2006 विक्रमी यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान फाइनली रूप से क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इसीलिए इस डेट को 26 नवंबर 1949 दिया गया है, और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा विक्रम संवत है, उस दिन कौन सा डेट पड़ रहा था, तो वो विक्रम संवत में मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 था। इसीलिए ये डेट जो है आपको दिया गया है, और इस दिन जो है हम लोगों ने संविधान की उद्देशिका को स्वीकार करके अपने लोगों के ऊपर लागू कर दिया। यानी इस तारीख को हमारा संविधान बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, जिसमें ये हमारा प्रियम्बल उसमें इंक्लूड हुआ। तो संविधान हमारा बन करके कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखिए। प्रियम्बल जो है रखी किस दिन गई, तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन इसमें आगे कुछ चीजें हैं। देखिए, जब यह संविधान में लागू हो गया तो संविधान में क्या हुआ कि जब संशोधन की प्रक्रिया आई तो एक केस आ गया, कब, यानी 1960। और 1960 में एक केस आया जिसे कहते हैं बेरूबारी केस। और बेरूबारी केस में कहा गया कि जो ये प्रियम्बल है, संविधान की हमारी जो उद्देशिका है, ये संविधान का अंग नहीं है, बल्कि यह क्या है, संविधान का दर्शन है। इसलिए जो हमारा संविधान संशोधन का नियम यानी अनुच्छेद 368 लागू होता है, वो हमारे प्रियम्बल के ऊपर लागू नहीं होता। यानी इसके तहत जो है 368 के तहत इसमें संशोधन हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो है क्या है, 1960 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, किस केस में, यानी बेरूबारी केस में, कि ये जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले को पलट दिया। और किस केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में यानी 1973 में अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद को अनुच्छेद 368 के तहत इस समय भी संशोधन करने का अधिकार है। और जब यह अधिकार संसद को मिल गया तब 1976 यानी 1976 42वें संविधान संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 3 शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया। एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यही रही हमारी संविधान की उद्देशिका से आप लोगों के सामने जानकारी। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, चैनल को शेयर भी करिएगा। हमारी ऑफलाइन क्लास जो है अभिराज सेंटर रांची में शुरू हो चुकी हैं और नई बैच जो है तत्काल शुरू होने वाली है, इसलिए तुरंत आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी आसानी से तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद।